हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान में पाठ 5 के लिए प्राकृतिक संसाधन के आगे का भाग। आज आगे के भाग में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है सिंचाई। देखिए, सिंचाई जो है फसल का एक अभिन्न अंग है। अगर फसल हमको चाहिए अच्छा, तो सिंचाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको प्यास लगता है, बोलिए। देखिए, जब आपके शरीर में 1% पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगता है, ठीक है। जब 1% आपके शरीर में जल की कमी होती है तो आपको प्यास लगता है, और जब यही जल की कमी अगर आपके अंदर का 10% हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? सोचिए, जल की कितनी आवश्यकता है सबको। अगर हमारे अंदर 1% जल की कमी होती है तो क्या लगता है? प्यास लगता है। अगर 10% की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कैदस्त होता है इंसान को, कैदस्त। तो कैदस्त में क्या होता है? शरीर का अधिकांश पानी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। सही है। तो उसी को रिलेटेड है क्या? सिंचाई। जैसे हम लोगों को पानी की आवश्यकता है जीने के लिए, अपना फिजिकल फिटनेस बरकरार रखने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार पेड़ पौधा को क्या जरूरी है जीने के लिए? सिंचाई, यानी पानी। अब आइए सिंचाई का परिभाषा जानते हैं। बहुत ही आसान इसका परिभाषा हो सकता है कि फसल को समय समय पर, यानी खेत में उगे हुए फसल को समय समय पर, इसका अर्थ क्या होगा? जब जरूरत हो तब। आपको जब प्यास लगती है पानी पीते हैं कि नहीं, बताइए। जब पानी पी लेते हैं तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। प्यास खूब लगा हो और आपको अगर पानी नहीं मिल रहा हो तो थोड़ा गंदा पानी भी आप पी लीजिएगा। ये दोनों थोड़ा पी लेते हैं, बाद में सोचेंगे, है? उसी प्रकार देखिए, सिंचाई जो है ना, खेत में उगे हुए फसलों को समय समय पर, अर्थात जब जब जरूरत हो तब पानी उपलब्ध कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई का, ठीक है। यानी समय समय पर जब जरूरत पड़ा तब फसली पौधों को पानी उपलब्ध कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। अब ये सिंचाई के कई साधन हो सकते हैं। एक तो भारतीय कृषि जो है वर्षा पर आधारित कृषि है। जब वर्षा होता है तो देखिएगा सिंचाई का सुविधा हो जाता है, और जब सिंचाई की सुविधा हो जाती है तो हर जगह फसल बढ़िया उगता है। दूसरा, नहर है। तीसरा, नलकूप है। चौथा, कुआं से भी कहीं कहीं सिंचाई होती है, नदी से होती है, झील झरना जहाँ वहाँ से भी सिंचाई के कार्य कर लिया जाता है। ये सिंचाई के क्या है? साधन है। नलकूप, आज तो मोटर से भी सिंचाई हो जा रहा है। तो देखिए, ये जो सिंचाई है ना, इतने सारे चीज़ से संभव है। लेकिन हमारा जो भारतीय कृषि है ना, वो सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है? वर्षा। भारतीय कृषि वर्षा वाला कृषि है। देखिएगा, जब वर्षा होता है ना तो सारे जो टाड़ टिपुड़ ऊंचाई वाला भी खेत क्या होता है? बढ़िया से हो जाता है कि नहीं, बताइए। जब सिंचाई हो गया और सिंचाई के साधन हो गए, ठीक है, तो सिंचाई देखिए 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक सिंचाई क्या है? जो वर्षा होता है, नहर का पानी है, ठीक है, और कृत्रिम तरीके से पानी को अंदर से निकाल लिया जाता है। जैसे नलकूप, मोटर के माध्यम से जमीन के अंदर से पानी निकाल के आदमी सिंचाई कर लेता है। मशीन तो लगाना पड़ता है ना, तो कृत्रिम मशीन है। पानी तो प्रकृति द्वारा दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? अब देखिए, एक और सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए, ड्रिप सिंचाई में क्या होता है? ड्रिफ्ट का अर्थ होता है
पानी का बूंद बूंद ड्रॉप से ड्रिफ्ट बना है। ड्रॉप देखें, ड्रॉप ऐसे खींचिएगा ना आप तो बूंद बूंद उसमें से निकलता है, कोई चीज़ निकलता है कि नहीं से गाड़ने पर, ऐसे दबाइएगा ना, पुश कीजिएगा तो उससे बूंद बूंद पानी निकलेगा। तो ड्रिफ्ट सिंचाई में क्या किया जाता है कि वैसे क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है। जैसे राजस्थान इलाका में चल जाइए, वहाँ वर्षा की कमी है क्योंकि मिट्टी ही मिट्टी है, बालू ही बालू है, रेगिस्तान है। तो वैसे क्षेत्रों में ड्रिफ्ट सिंचाई की जाती है। अब ड्रिफ्ट सिंचाई क्या है? सिंचाई की वैसी व्यवस्था जहाँ पानी के बूंद बूंद का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये मेरा खेत है, ठीक है, ये मेरा क्या है? खेत है, इतना खेत है, इसको हमें सिंचाई करना है। तो नहर, वर्षा तो है नहीं वहाँ, तो क्या करते हैं, इसमें पूरा पाइप हम बिछा देते हैं ऐसे, ठीक है, पूरा खेत के अंतर्गत ऐसे पाइप हम बिछा दिए, राइट है। अब जब पाइप बिछा देते इसमें से छेद मार देंगे ऐसे, देखिएगा ध्यान से, ये छेद हो जाता है, ठीक है। छेद हो गया। अब इसमें यहाँ से पाइप हम जोड़ देते हैं यहाँ से। अब इधर से पानी जाएगा, जब पानी जाएगा इसमें ध्यान से देखिए तो जब प्रेशर बनाएगा तो इस छेद के रास्ते से जब पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए, बोलिए, चारों तब निकलेगा ऐसे। यही देखिए, इसी पानी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि सिंचाई की क्रिया कर लेते हैं, कोई दिक्कत। देखिए, यानी इसमें से छिद्र में से पानी निकलेगा तो जितना आवश्यकता है उतना ही ना निकलेगा जी। तो जहाँ हम कह सकते हैं कि जहाँ हम पानी के बूंद बूंद का प्रयोग सिंचाई के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट सिंचाई। ड्रिफ्ट का अर्थ होता है बूंद बूंद। झूठ मत बोलिएगा, ये बताइए कि समझ में आ रहा है? कौन कौन कर रहा है समझ में आ रहा है? तो देखो, ये तो याद क्लास का लड़का को आ गया समझ में ना जी। देख लीजिए, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के साधन ड्रिफ्ट सिंचाई। फिर एक बार समझा दें। देखिए, सिंचाई फसलों को समय समय पर यानी जब आवश्यकता पड़े पानी उपलब्ध कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई। और सिंचाई के साधन, अगर कोई पूछेगा सिंचाई के साधन बताएं तो कह सकते हैं वर्षा, नहर, नलकूप, कुआं, तालाब, ये सारा चीज़ है ना सिंचाई के साधन जी। अब ड्रिफ्ट सिंचाई, तो देखिए ड्रिफ्ट सिंचाई कहाँ की जाती है? हमने आपको बताया जहाँ पानी की कमी हो, रेगिस्तान इलाका में जहाँ पानी बिल्कुल ही नगण्य हो, वहाँ क्या करते हैं कि पानी के बूंद बूंद का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। और दूर जाइएगा अपना तो मेटा से भी छिड़काई किया जाता है पानी का, ठीक है ना। मेटा में पानी लेकर लोग छिड़कते हैं कि जितना कम पानी लगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सिंचाई की वैसी व्यवस्था जहाँ पर पानी के बूंद बूंद का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एनी डाउट? आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं फसल चक्र। ठीक है, देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ गहन कृषि होती है, विरल कृषि नहीं होती है, क्योंकि जानते हैं यहाँ इतना जनसंख्या है ना कि अब खेत कम पड़ रहा है। पहले एक व्यक्ति पर हिस्सा था 10 बीघा, 20 बीघे, अब हो गया है 2 बीघे, 1 बीघे हिस्सा पर खेत बच गया है, सही है। 10 कट्ठे इतना ही खेत बच गया है अब, क्योंकि जनसंख्या रफ्तार से बढ़ रही है। तो अब क्या है ना कि फसल चक्र यहाँ महत्वपूर्ण रूप ले रहा है। अब फसल चक्र कहते किसको है? तो देखिए, एक साल के अंदर, कैसे? एक साल के अंदर एक खेत में, ध्यान से समझिए, एक साल के अंदर एक खेत में एक से अधिक प्रकार, एक से अधिक प्रकार के फसल उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। एक साल के अंदर, 2 साल नहीं, एक साल के अंदर एक ही खेत में एक से अधिक प्रकार के
फसल उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। अब जैसे आप अभी धान रोपाया गया, बताइए धान में फसल रोपाया गया जी, जब भी धान हम वहाँ से हटाएंगे तभी इस पर दलहन या तेलहन बो देंगे, बताइए दलहन या तेलहन बो देंगे। कोई गेहूं भी बोएगा, कोई मटर बोएगा, कोई चना, ये सब बोएगा ना जी। तो मटर चना खेसारी क्या है? दलहन पौधा है ना जी। तो यानी हम एक साल के अंदर एक खेत में एक से अधिक प्रकार का जब फसल उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। अब फसल चक्र से फायदे क्या है? देखिए, पहला, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, क्योंकि जब हम दलहन पौधा के बाद धान्य फसल के बाद, सॉरी, जब धान्य बोते हैं ना, धान्य मतलब धान समझते हो ना, धान जब बो के हम काट लेते हैं तो दलहन जब बोते हैं तो दलहन पौधा के जड़ में एक बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम जानते हैं क्या है? इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं, जो दलहन पौधा के जड़ों में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम जो है, ये क्या करता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या करता है? बनाता है। यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देता है। कौन? राइजोबियम। अब सोचिए, फसल चक्रण से लाभ है ना जी, कि ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है। तो जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी तो दूसरा लाभ क्या होगा बताइए? पैदावार अच्छा होगा, उच्च कोटि का पैदावार होगा ना। देखिए, तो फसल चक्रण से दो लाभ दिखे, एक मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और दूसरा पैदावार क्या होगा? उच्च होगा, अच्छा होगा, अधिक मात्रा में होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम आप देख रहे हैं, ये दलहन पौधों की जड़ों के गांठ में पाए जाते हैं। तो दलहन पौधा आप रोपते हैं ना जी, तो मिट्टी में जब जड़ जाता है ना, उस जड़ के अंतर्गत ये राइजोबियम पाए जाते हैं और मिट्टी को बराबर भूरभूरा उलट पुलट करते रहते हैं और वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, जिसके चलते मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। खरपतवार, चलिए खरपतवार देखिए। आपने खेती किया है, खेत में घूमने चलिए मेरे साथ, चल दिए। अब खेत में बढ़िया से घुस के देखिए, आपने तो बोया था धान और उसके साथ साथ उग गया बथुआ, घास और साग, झरंगा उग गया। बोलिए, तो अब क्या आप करते हैं बताइए? उसको कबार के आर पे गान देते हैं। तो देखिए, जो आपने फसल बोया इस खेत के अंतर्गत, आपने यहाँ धान बोया था। क्या बोया था? धान। पहले उसके बगल में मोथा हो गया, ठीक है, फिर धान है, फिर इसके बगल में घास हो गया, फिर धान है, फिर इसके बगल में कोई और खरपतवार हो गया। अब देखिए, तो जो आप खेत में धान बोए थे तो इसके साथ साथ क्या हो गया? मोथा हो गया, घास हो गया और कोई बेकार पौधा उग गया। तो कह सकते हैं कि फसलों के साथ खेत में उगे हुए बेकार पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। तो दिक्कत है, खेत में आपने तो धान रोपा ना जी, और उसके साथ साथ और कई प्रकार के पौधे उग गए, तो जो बेकार पौधे उग गए उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? अब बताइए, जब वही खरपतवार रहेगा तो फसल को नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? 100%। जो आप खाद दीजिएगा उसमें और सूरज की रोशनी जाएगी, पानी जाएगा और चीज जाएगा, तो एक बात बताइए, इस धान के साथ साथ ये भी तो लेगा। तो जो इसको मिलना चाहिए उसमें बट गया, इसको भी चल गया, इसको भी चल गया, तो आपका धान बढ़िया होगा? नहीं ना होगा। तो जो फसली पौधों के साथ आप कह सकते हैं कि जो फसली पौधों के साथ उगे हुए बेकार पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। इस खरपतवार को
खेतों से बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निराई या कहते हैं सोहनी या वेडिंग। ठीक है, निराई या सोहनी। सोहनी करते हो ना जी खेत में, तो सोहनी करते हो तो क्या करते हो बाबू बताओ? जो बेकार पौधा होता है उसे कबार करके यार पर गांज देते हो। आगे बात समझ में? खरपतवार किसे कहते हैं और निराई या सोहनी किसे कहते हैं? खरपतवार को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? अब देखिए, खरपतवार को नाश करने के लिए दवा भी छिड़का जाता है, तो उस दवा को कहते हैं खरपतवार नाशी दवा। ठीक है, अब जब आप सोहनी कर दिए, निराई कर दिए, तो देखिएगा कभी कभी फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, रोग लग जाता है, तो फसलों को नुकसान न पहुंचाता है जी। तो फसलों के नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव को पीड़क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीड़क। अरे पीड़क का अर्थ होता है दर्द देने वाला, रोग देने वाला। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको बताया कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? पीड़क कहते हैं। पीड़क यानी देखिए जा, कभी कभी कटुआ लग जाता है फसल में, जो टिंडा सूगा जिसको आप बोलते हैं, हरे रंग का होता है ना, लग जाता है। और भी कई प्रकार के सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, इससे पौधे सूखने लगते हैं, तो उसको पीड़क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए, इस पीड़कों से भी तो सुरक्षा करना है पौधों का। तो जो पीड़कों को मारने के लिए हम दवा का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पीड़क नाशी। क्या बोलते हैं? पीड़क नाशी। ठीक है, अच्छा पीड़कों को मारने के लिए हम पीड़क नाशी का छिड़काव करते हैं ना जी। फेनाइल, डीडीटी, सल्फास करते हैं कि नहीं करते? घर में गेहूँ रख देते हैं, घून लगता है, उसमें सल्फास का गोली डालते हैं। ठीक है, कीड़ा लगता है तो उसके लिए अलग दवा मारते हैं, डीडीटी का छिड़काव करते हैं, फेनाइल फेंकते हैं, और प्रकार के पीड़कनाशी अभी नए नए बाजार में कितना आ गया है, आ गया है ना जी। तो पीड़कों को मारने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? पीड़क नाशी। अब पीड़क को मान लीजिए हम जिस दवा से मारें उसको क्या कहेंगे? पीड़क नाशी। कोई दिक्कत? अब जब ये हो गया तो एक और चीज करते हैं, जब इसका कटनी करते हैं, बताइए तो कब काटा जाता है बताइए? काटने के फसल कटाई के भी लक्षण है। पहला लक्षण देखिए, खेत के अंतर्गत नमी कम होना चाहिए। पैर जिस खेत में धंसेगा तो पाकी रहेगा तो कटाई होगा? नहीं होगा। तो फसल कटाई के भी कुछ नियम है। पहला, खेत में नमी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, हल्का हल्का खेत सूखने लगना चाहिए तब ना। दूसरा, जो डंठल है इसके पीले रंग का हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए। और अन्न के कण भी क्या होना चाहिए? पीला हो जाना चाहिए। पीला हो जाता है तभी ना काटते हैं। देखिए, जब आप अन्न काटते हैं ना, उस वक्त अन्न में नमी की मात्रा 18 से 20% होती है। ठीक है, लेकिन इतना नहीं चाहिए। हम इसको सुखवा के क्या करते हैं? नमी की मात्रा 14% करते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ में देखिए, धान हो, चावल हो, गेहूं हो, इसमें नमी की मात्रा क्या नहीं होनी चाहिए? 14%। ऑब्जेक्टिव में आता है, अब 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव में आता है ना कि फसलों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? काटते समय रहता कितना है? तो इसको सुखवा कर हम कितना करते हैं? जब 14% कम कर देंगे इसको, तो इसमें कीड़े मकोड़े लगने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कोई दिक्कत? बोलिए। तो देखिए, खेतों में नमी की मात्रा कम होनी चाहिए, पीला डंठल हो जाना चाहिए, अन्न भी क्या हो जाना चाहिए? पीला हो जाना चाहिए। इसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तब कटिया किया जाता है। ठीक है, और जब काट देते हैं तो उसको लाते हैं हम कहाँ? खलिहानों में। और खलिहानों में उसको दाते हैं ना जी। दाया जाता है कि नहीं दाया जाता? और दा करके क्या करते हैं? ओसवन करते हैं। तो ओसाई किसे कहते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ओसाई किसे कहते हैं? देखिए, अन्न के कण को भूसे से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओसाई। ओसाई करते हैं। आप लोग बोलिए, ओसवन होता है। कौन कौन किया है ओसाई? सब लोग किया होगा। जब आप किसान के बेटे हो तो ओसाई तो किए हो। तो ओसाई में क्या होता है ना, कि देखिएगा,
ऐसे 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 उसको करके गिराया जाता है, तो उसमें दो चीज आता है, भूसा और अन्न दोनों रहता है। तो भूसा और अन्न के कण को अलग करते हैं किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। तो अन्न को भूसा से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? साई कहते हैं। और जब वो साई कर लिए तो उसका होता है भंडारण, होता है। तो भंडारण क्या है? अन्न को सुरक्षित रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंडारण। तो भंडारण करते समय उसमें नमी की मात्रा कितनी चाहिए? कितना रहेगा तो उसमें क्या लग जाएगा? कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म लग जाएगा। इसलिए उसको सुखवा के क्या करते हैं? 14% नमी की मात्रा करते हैं, तब उसको सुरक्षित जगह पर या तो बोरे के अंदर या तो किसी बर्तन के अंदर करते हैं ना जी। पहले तो हम लोग के देहात साइड में कोठिला होता था मिट्टी का बना हुआ, उसमें भंडारण करते थे। लेकिन अब स्टील का आ गया है बना हुआ बक्से जैसा आता है ना जा, उसमें हम अन्न का भंडारण करते हैं ताकि चूहा से अन्य जीवों से उसको सुरक्षित बचाया जा सके। कोई दिक्कत? तो अब कपास क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।